ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, हिमपुर। वहां की ठंड इतनी तेज थी कि सांस भी भाप बनकर दिखती थी। घरों की छतों पर बर्फ जमी रहती, नालों का पानी जमकर बर्फ की चादर बन चुका था और लोग दिन भर अंगीठियों के इर्द गिर्द बैठे रहते। इसी हिमपुर में केदार नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। एक फटी हुई ऊनी जैकेट, पुरानी चादर, आधा फटी जूती और कांपता हुआ बदन, यही उसका सामान था। सर्दी के हर झोंके के साथ उसे लगता मानो हड्डियां टूट रही हों। उस दिन भी केदार हिमवन जंगल से लकड़ियां काटकर वापस लौट रहा था। उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, होंठ नीले पड़ गए थे, पर उसके सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर था। हे भगवान, ये कैसा जीवन दिया है आपने मुझे। इतनी कड़ाके की ठंड में पूरा दिन बर्फ पर चल चल कर लकड़ी काटता हूँ, फिर भी इतना नहीं मिलता कि 2 वक्त गरम खाना खा सकूं। न एक ढंग की रजाई, न गरम कपड़े। ऊपर से मेरी गरीबी देखकर कौन बाप अपनी बेटी मुझे देगा? कौन चाहेगा अपनी लड़की ऐसे आदमी को देना जिसके घर में ठंड से बचाने को बस एक फटी चादर हो? क्या मैंने पिछले जन्म में इतने बुरे कर्म किए थे कि मेरे नसीब में बस ठिठुरना, भूख और अकेलापन लिखा है? केदार बड़बड़ाते हुए अपने मालिक ठाकुर रघुवीर सिंह के घर पहुंचा। ठाकुर चूल्हे के पास मोटा कंबल ओढ़े बैठे थे। आ गए रे केदार, देखूं जरा। हाँ, आज तो अच्छा गट्ठर ले आया। वैसे तो तू किसी काम का नहीं, पर ये लकड़ी ढोने का काम ठीक कर लेता है। ये ले 5 तांबे के सिक्के, और कल तड़के ही फिर से लकड़ी पहुंचा देना। ठंड बढ़ रही है, ईंधन ज्यादा चाहिए। जी ठाकुर साहब, मैं कल सुबह होते ही जंगल चले जाऊंगा लकड़ी लाने, और इससे अच्छी लड़कियां लेकर आऊंगा। ठाकुर के आंगन में एक और आदमी खड़ा था, सेठ माधवलाल, जो लकड़ी का ईमानदार व्यापारी था। उसने देखा कि केदार कांप रहा है और ठाकुर ने बस 5 तांबे दे दिए। अरे रघुवीर, ये क्या बात हुई? इसने इतनी ठंड में, बर्फ में जान जोखिम में डालकर लकड़ी लाई और तूने सिर्फ 5 तांबे पकड़ा दिए। सर्दियों में गरीब आदमी को ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, अनाज, कोयला, गर्म कपड़ों के लिए। 5 तांबे में तो मुश्किल से 2 दिन का गुजारा हो। अरे माधव सेठ, तू भी ना। ये केदार थोड़ा मूर्ख है, इसे सही दाम का पता ही नहीं। दुनिया का उसूल है, जो कमजोर और अनजान हो उसे सब दबा देते हैं। मैं भी अपना फायदा देखूंगा ना। मतलब तू मानता है कि तू इसे ठग रहा है? ये तो सालों से तेरे लिए काम कर रहा है और तू आज तक इसे असली दाम नहीं बताता। सेठ की बात केदार तक नहीं पहुंची। वो 5 तांबे जेब में रखकर चुपचाप वहां से निकल गया। रास्ते में चलते हुए वो सिक्के हाथ में लेकर देखता है, आंखों में नमी आ जाती है। 5 तांबे, कितने दिनों बाद ठाकुर ने पूरे 5 दिए, वरना तो रोज 3 में ही काम चलाना पड़ता है। अगर ऐसे ही और मेहनत करूं तो शायद कभी मजदूरी बढ़ा दे। 5 की जगह 6 तांबे, या शायद 8 भी। नहीं, इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए केदार। उसने मन में ठान लिया, कल वो हिमवन जंगल के और अंदर तक जाएगा। वहाँ के ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ों की लकड़ी अच्छी और महंगी होती है। जानवरों और गहरी बर्फ का खतरा जरूर है, पर अगर यही जिंदगी रही तो ठंड और भूख ही साथी बनेंगे। रात किसी तरह काटकर सुबह होते ही केदार मंदिर पहुंचा। पत्थर की सीढ़ियां बर्फ से ढकी थीं। पंडित बद्रीनाथ दिए में तेल डाल रहे थे। ओम नमः। हे भगवान, रोज इस ठंड में आपके पास आता हूँ, अपनी परेशानी कहता हूँ। आपसे ज्यादा तो मुझे किसी और से उम्मीद नहीं। बस एक छोटी सी प्रार्थना है, मेरी मजदूरी बढ़वा दीजिए और मुझे एक अच्छी जीवन संगिनी दे दीजिए, जो इस सर्दी में मेरे साथ रह सके। बस, और कुछ नहीं मांगूंगा। अरे केदार बेटा, आज तो तू बहुत सुबह आ गया। ये ले, गरम गरम तिल गुड़ का प्रसाद, सर्दी में अच्छा रहता है। कुछ खास बात है क्या? जी पंडित जी, आज मैंने तय किया है कि मैं हिमवन जंगल के काफी अंदर तक जाऊंगा। अंदर की लकड़ी सूखी और अच्छी मिलती है। अगर वो लकड़ी काट कर लाया तो ठाकुर खुश होंगे। शायद मजदूरी बढ़ा दे या इनाम दे दे। नहीं बेटा, हिमवन के अंदरूनी हिस्से बहुत खतरनाक है। बर्फीली खाइयां, भेड़िए, भालू, जहरीले सांप।
अगर जिंदा ही ना लौट पाया तो पैसे किस काम के? पर पंडित जी, मैं आखिर जिंदा रहकर भी क्या कर रहा हूं? हर रात ठंड में कांपते हुए, भूख से तड़पते हुए। इस जीवन से तो अच्छा है कि मैं कोशिश करते करते मर जाऊं। आज फैसला कर लिया है, या तो कुछ बदलूंगा या फिर। मैं तेरी तकलीफ समझता हूं बेटा, पर अगर तू जाना ही चाहता है तो हिमवन के बीचों बीच माता हिमा देवी का पुराना मंदिर है। बहुत लोग वहां नहीं जाते, पर सुना है जो सच्चे मन से वहां जाकर मनोकामना मांगता है खाली हाथ नहीं लौटता। जंगल के अंदर जाए तो पहले उस मंदिर में जरूर जाना। बर्फ साफ करना, दीपक जलाना, मां के सामने अपना मन खोल देना। हो सकता है तेरी किस्मत बदल जाए। जी पंडित जी, मैं जरूर जाऊंगा। केदार हिमवन की ओर चल पड़ा। बर्फ घुटनों तक जमी थी, पैरों में ठंड चुभ रही थी, पर अब उसके मन में एक ही बात थी, कुछ बदलना है। जंगल के अंदर जाते जाते उसे पहाड़ी के मोड़ पर एक पुराना सा मंदिर दिखा। छोटी सी चौखट, टूटी फूटी दीवारें, छत पर जमी बर्फ। यही माता हिमा देवी का मंदिर था। सीढ़ियां बर्फ से भरी थीं, घंटियों पर भी बर्फ जम गई थी। अरे, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नहीं आता। ये पूरी तरह से खंडहर हो गया है। पहले मैं मंदिर का दरवाजा साफ कर देता हूँ। उसने झाड़ू से बर्फ हटाई, सीढ़ियां साफ कीं, जमी हुई जालियां निकालीं और अंदर एक छोटा सा दीपक जलाया। ठंडी हवा में लौ कांप रही थी। माता हिमा देवी, आप सब जानती हैं, फिर भी कहे बिना मन हल्का नहीं होता। मैं बहुत गरीब हूं। इतनी मेहनत के बावजूद 2 वक्त का गर्म खाना नहीं मिलता। सर्दियों में बिना रजाई के ठिठुरता हूं। मेरी गरीबी की वजह से मेरी शादी भी नहीं हुई। अब जीने की इच्छा भी कम होती जा रही है। आप ही मेरी आखिरी आस है मां। आज मैं जंगल के अंदर से अच्छी लकड़ी काट कर लाऊंगा। अगर मुझे उसका सही दाम मिल जाए तो शायद मेरी किस्मत बदल सके। मैं वादा करता हूं, जब भी मैं यहां लकड़ी लेने आऊंगा, आपके इस मंदिर में आकर बर्फ साफ करूंगा, दीपक जलाऊंगा, आपकी पूजा करूंगा। बस आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना माता। जय माता दी। केदार ने माता हिमा देवी को प्रणाम किया और वहां से चला गया। केदार जंगल के भीतर पहुंच गया। उसने ऊंचे देवदार के पेड़ों से सूखी मजबूत लकड़ियां काटी और शाम तक गट्ठर तैयार करके ठाकुर रघुवीर के घर पहुंचा। ठाकुर साहब, आज मैं हिमवन के अंदर से अच्छी देवदार की लकड़ी काट कर लाया हूँ। क्या आप इसके लिए मुझे थोड़ा ज्यादा दाम दे सकते हैं? अरे वाह रे केदार, हिमवन के अंदर तक चला गया तू। बड़े बड़े लकड़हारे डरते हैं वहां तक जाने से, और तू शाबाश। चल, आज तेरे लिए मैं दिलदार बनता हूं। पूरे 8 तांबे के सिक्के दूंगा तुझे। 8 तांबे? आप सच कह रहे हैं ठाकुर साहब? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ठाकुर ने सिक्के उसकी हथेली पर रखे। बगल में खड़े सेठ माधव ने ये सब देखा, लेकिन चुप रहा। ठाकुर और केदार की बात पर कुछ आदमी हंस पड़े। केदार को समझ नहीं आया और वो सिक्के जेब में डालकर निकल पड़ा। रास्ते में सेठ माधव ने उसे आवाज दी। ए भाई केदार, जरा ठहरो, मेरी बात सुनो। जी सेठ जी, बोलिए, क्या बात है? कोई काम है क्या? ये बताओ, जो लकड़ी तुमने आज बेची वो बस 8 तांबे में बेच दी, और वो सच में हिमवन के अंदर से आई थी? जी हाँ, अंदर से ही काट कर लाया था। क्यों सेठ जी, कोई गलती हो गई क्या? अगर जंगल के अंदर से काटना गलत है तो मैं आगे से नहीं जाऊंगा। अरे नहीं रे पगले, मैं जंगल से लकड़ी काटने के लिए नहीं डांट रहा। मैं इस बात पर परेशान हूं कि तूने इतनी कीमती लकड़ी केवल 8 तांबे में बेच दी। तू रोज जो साधारण लकड़ी लाता है उसका कितना मिलता है? 3 तांबे, कभी कभी 5। असल में वो साधारण लकड़ी भी 2 चांदी के सिक्कों के बराबर की होती है बाजार में, और जो लकड़ी तू आज भीतर से लाया है उसकी कीमत 8 तांबे नहीं, 8 चांदी के सिक्के है। और हिमवन के और भीतर हिमकुंड झील के उस पार की लकड़ी तो इतनी दुर्लभ है कि उसके गट्ठर के 2-3 सोने के सिक्के मिल जाते हैं। केदार की आंखें फैल गईं। उसके दिमाग पर जैसे ठंडा हथौड़ा पड़ा और वो वहीं चकराकर गिर पड़ा। सेठ उसे अपने घर ले आया, चूल्हे के पास लिटाया, गर्म पानी पिलाया। कुछ देर बाद केदार को होश आया। केदार,
अब ठीक हो? जी सेठ जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ठाकुर ने मेरे साथ ऐसा किया। जब मेरे माँ बाप बर्फीली रात में चल बसे, तब उन्होंने ही मुझे सहारा दिया था। मुझे लगा दुनिया में वो ही मेरे अपने हैं, पर उन्होंने भी सालों से मुझे ठग रखा। मुझे लगा मैं उनका ऋणी हूं, लेकिन मैं तेरी हालत समझ सकता हूं केदार, पर एक बात पूछूं? मैं भी चाहता तो तुझे थोड़े ज्यादा तांबे देकर काम चला सकता था, असली दाम न बताता। फिर भी मैंने तुझे सच्चाई क्यों बताई, ये सोच रहा होगा तू। जी यही सोच रहा था। क्योंकि सब लोग ठाकुर जैसे नहीं होते। मैं ईमानदार व्यापारी हूं, कमाने के लिए झूठ नहीं बोलता। अगर तू चाहे तो आज से मेरे लिए लकड़ी काट कर बेच, मैं तुझे लकड़ी का सही दाम दूंगा। थोड़ा वक्त लगेगा, पर तू गरीबी से निकल आएगा। सर्दियों में ठंड से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। सेठ जी, अगर आप साथ दे दे तो मैं आपके लिए काम करूंगा, पर ये 2-3 सोने वाले हिस्से, वहां जाना तो मौत को न्योता देना होगा, है ना? हाँ, हिमकुंड झील के पार जाना बहुत खतरनाक है। बर्फीली ढलानें, गहरी खाइयां, जंगली जानवर। वहां आम आदमी नहीं जाता। जो जाते हैं वो भी समूह में, तलवारों और भालों के साथ। मैं तुझे सलाह दूंगा, वहां की लकड़ी के बारे में सोच भी मत। 8 चांदी वाली लकड़ी ही काफी है तेरे लिए अमीर बनने को। जी सेठ जी, मैं आपकी बात मानता हूं। कल से मैं आपके लिए हिमबन से वही लकड़ी लाकर दूंगा जो 8 चांदी के सिक्कों की है। झील के उस पार की बात मैं भूल जाऊंगा। अच्छा है, और आज की रात यहीं ठहर जा, ठंड बहुत है। मेरी पत्नी गोमती तुझे गरम खाना देगी, अच्छी नींद ले, फिर कल जाना। जी, जैसे आप कहें। रात को केदार ने बहुत दिनों बाद गरम खाना खाया। चूल्हे के पास रजाई में सिमट कर सोया। अगली सुबह वो सेठ से विदा मांगने लगा। सेठ जी, मैं जंगल निकलता हूं। आज शाम तक आपके लिए लकड़ी लेकर आऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना और हिमकुंड की तरफ मत भटक जाना। जी सेठ जी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। इतना कहकर केदार वहां से चला जाता है। जंगल जाने से पहले वो बाजार से छोटी सी फूलों की माला और कुछ फल खरीदकर माता हिमादेवी के मंदिर पहुंचा। जय माता दी। माँ देखो, मैं आपके लिए फूलों की माला और फल लाया हूँ। आपकी कृपा से मुझे सच्चा रास्ता मिला है। अब मैं सेठ माधव के लिए लकड़ी बेचूंगा और सही दाम पाऊंगा। कृपा बनी रहे माँ। उसने माला चढ़ाई, दीपक जलाया और फिर जंगल में ढेर सारी अच्छी लकड़ी काटकर शाम तक सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, ये रही आपकी लकड़ी। माधव ने लकड़ी देखी, खुश होकर बोला, बहुत बढ़िया, ये लो आज की मजदूरी, पूरे 8 चांदी के सिक्के। 8 चांदी के सिक्के? केदार की आंखें भर आईं। अब उसके लिए ये रकम बेहद बड़ी थी। कुछ ही महीनों में उसने धीरे धीरे काफी चांदी जमा कर ली। अब उसके पास गरम कपड़े, ढंग का खाना आने लगा। सेठ और गोमती उसे अपने जैसा मानने लगे। एक दिन सेठ ने मुस्कुराकर कहा, केदार, तूने तो कमाल कर दिया। अब तेरी हालत पहले जैसी नहीं रही। तू मेहनती है, ईमानदार है। मैं सोच रहा था, मेरी एक भतीजी है गौरी, उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूं। मुझे लगता है तू उसके लिए अच्छा वर होगा। मैं इस लायक नहीं हूं। क्यों नहीं? तेरे पास अब आमदनी है और इरादे साफ है। कुछ ही दिनों में तू एक अच्छा घर भी खरीद लेगा। मेरी भतीजी तेरे साथ सर्दियों में भी सुरक्षित रहेगी। अगर तू राजी हो तो मैं ये रिश्ता पक्का कर दूं। केदार ने माता हिमादेवी की प्रतिमा को मन में याद किया। भगवान से तो उसने यही मांगा था, बेहतर जिंदगी और जीवन संगिनी। सेठ जी, अगर आपको लगता है कि मैं योग्य हूं, तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूं? मैं राजी हूं, पर पहले मैं इतना कमा लेना चाहता हूं कि अपनी पत्नी को एक अच्छा घर दे सकूं, ताकि वो ठंड में न कांपे। यही तो मैं भी चाहता हूं। पहले तेरा घर, फिर शादी। अब केदार के मन में एक नई आग जल उठी। जल्दी से जल्दी घर खरीद लेना था।
वो रोज हिमवन जाता, माता हिमा देवी के मंदिर में जाकर धन्यवाद देता, फिर लकड़ी काटता, चांदी कमाता। लेकिन अब उसके कानों में बार बार सेठ की बात गूंजने लगी। हिमकुंड झील के उस पार की लकड़ी 2 से 3 सोने के सिक्कों की है। एक दिन मंदिर में उसने माँ के आगे मन की बात रखी। माता हिमा देवी, मेरी जिंदगी आपकी कृपा से बदल रही है। जल्द ही मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी होने वाली पत्नी को कभी किसी चीज की कमी ना हो। इस ठंडी दुनिया में वो रानी की तरह रहे। अगर मैं बस 8 चांदी पर रुक गया तो घर लेने में ज्यादा वक्त लगेगा। मां, अगर मैं हिमकुंड झील के उस पार जाऊं और वहां से लकड़ी लाकर बेचूं तो जल्दी सोना कमा सकूंगा। जोखिम बहुत है, पर क्या अपनी पत्नी के लिए इतना भी ना करूं? उसने कुछ पल आंखें बंद रखीं। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती रही। फिर बोला, मैं मानता हूं ये लालच भी हो सकता है, पर मेरा इरादा बुरा नहीं। मैं अपने आने वाले परिवार को सुरक्षित देखना चाहता हूं। बस आप मेरी रक्षा करना मां। जय माता दी। उस दिन केदार जंगल के उस हिस्से में गया जहां से हिमकुंड झील दिखती थी। आधी जमी, बर्फ से घिरी, बहुत शांत और डरावनी। उसने आसपास के पत्थरों, पेड़ों को देखकर सुरक्षित रास्ता चुना और धीरे धीरे झील के किनारों से होता हुआ उसे पार करने लगा। बर्फ की चिरचिराहट की आवाज आ रही थी। पैर कई बार फिसले, पर उसकी पकड़ मजबूत रही। किसी तरह वो उस पार पहुंचा। उधर की लकड़ी वाकई अलग थी, घनी, काली, बेहद खुशबूदार। उसने जान लगाकर गट्ठर तैयार किया। बीच में एक बार एक जंगली भालू भी दिखा, लेकिन दूर से ही गड़गड़ाता हुआ निकल गया। शाम होते होते वो वापस लौटने लगा। रास्ते में बर्फीली ढलान से फिसलकर उसे चोट भी लगी। बांह फट गई, माथे पर चोट आई, पर वो गट्ठर छोड़ना नहीं चाहता था। इधर सेठ माधव शाम तक केदार के आने का इंतजार करता रहा। अरे केदार आज तक कभी देर नहीं लगा, आज दिख भी नहीं रहा। कहीं वही बात तो नहीं हो गई? कहीं वो हिमकुंड झील के उस पार? रात घिरने लगी, ठंडी हवा चलने लगी। सेठ का मन और घबराने लगा। दूसरे दिन सुबह वो केदार की पुरानी झोपड़ी तक गया। वहां कोई न था। अब उसे यकीन होने लगा कि केदार ने चेतावनी नहीं मानी और मुसीबत में फंस गया। हे भगवान, ये मेरी गलती है। मैंने ही इसे हिमकुंड की लकड़ी के बारे में बताया। कहीं मैंने इसे मौत की राह पर तो नहीं धकेल दिया। शाम होते होते अचानक दूर रास्ते पर एक आकृति लड़खड़ाती हुई दिखी। कंधे पर गट्ठर, कपड़े फटे, बदन पर खून और बर्फ चिपकी हुई। सेठ दौड़कर पहुंचा। केदार, तू जिंदा है? सेठ जी, मैंने हिमकुंड झील के उस पार से लकड़ी ला दी। ये सब मैंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए किया। बस अपना फर्ज निभाया। इतना कहकर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सेठ ने लोगों को आवाज दी। सब मिलकर उसे वैद्य भैरव के घर ले गए। वैद्य ने जांच की, घावों पर जड़ी बूटी बांधी, काढ़ा पिलाया। चिंता मत करो, ये बहुत भाग्यशाली है। इतनी चोटों के बाद भी इसकी हड्डियां सलामत हैं। कुछ दिनों आराम और देखभाल से ठीक हो जाएगा। सेठ केदार को अपने घर ले गया। अकेले हिमकुंड झील पार करके लौट आना, ये तो सच में देवी की कृपा ही है। केदार को होश आया तो सेठ और गोमती उसके पास बैठे थे। केदार, तूने मेरी बात नहीं मानी, पर फिर भी मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। तूने जो किया अपने परिवार के लिए किया। केदार ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं बच गया तो ये सब माता हिमा देवी की कृपा है और आपकी नेक दिली की भी। कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हुआ, सेठ ने हिमकुंड के उस पार की लाई लकड़ियों का सौदा किया। उन लकड़ियों के बदले इतना दाम मिला कि केदार के हिस्से में पूरे 5 सोने के सिक्के आए। इन पैसों से केदार ने हिमपुर में एक पक्का मजबूत घर खरीद लिया। मोटी दीवारें, अंदर बड़ा चूल्हा, छोटी खिड़कियां, लकड़ी का मजबूत दरवाजा। सर्वी की हवा अब घर के अंदर नहीं घुस पाती थी। थोड़े समय बाद उसकी शादी सेठ माधव की भतीजी गौरी से हुई। पूरे गांव ने पहली बार केदार को नए ऊनी कपड़ों में देखा। गर्म पगड़ी, ऊनी अंगरखा,
नए जूते। शादी के बाद केदार हर महीने माता हिमा देवी के मंदिर जाता, बर्फ साफ करता, फूल चढ़ाता, मिठाई चढ़ाता और पत्नी के साथ मिलकर माँ को प्रणाम करता। अब सर्दियों की रातों में वो फटी चादर में नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के साथ मोटी रजाई में, चूल्हे की गर्माहट में भरपेट खाना खाकर चैन से सोता था। हिमपुर के लोग जब भी ठंड, भूख और गरीबी से घबराते, तो बुजुर्ग उन्हें केदार और माता हिमा देवी की यही कहानी सुनाते कि सच्ची भक्ति, मेहनत और थोड़ा सा साहस हो तो सबसे सर्द किस्मत भी एक दिन गर्म धूप की तरह चमकने लगती है।